गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अरुण सौरभ एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल न्यू दृष्टि आईएएस में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे दोस्तों, आप सबसे एक विनम्र निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी वीडियो का सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और यदि वीडियो यूज़फुल लगता है और वीडियो पसंद आता है आपको तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो हम लोग चलते हैं अपने वीडियो की ओर, अपने सेशन की ओर। तो हम लोग जो स्टार्ट किए थे श्रृंखला, उसमें ये था कि हम लोग 2024 का यूपीएससी का जो प्री एग्ज़ाम है और 2024 का जो यूपी पीसीएस का प्री एग्ज़ाम है उससे पहले ही हम लोग इस श्रृंखला को समाप्त कर देंगे। इसमें रहेगा क्या, 1993 से लेकर 2023 तक के यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए जीएस के सभी प्रश्नों का हल व्याख्या सहित रहने वाला है। तो ये हमारा तीसरा वीडियो है। इसमें हम लोगों का जो आज का पहला प्रश्न है वो देखिए। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत की सही परिभाषा नीचे के किस कथन में आती है? प्रश्न क्या है देखिए यहाँ पे, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत की सही परिभाषा नीचे की किस कथन में आती है? तो आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए, देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था। ऑप्शन नंबर बी, भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। ऑप्शन नंबर सी है, साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण में ब्रिटिश उद्योगपतियों को भारत में निवेश के अवसर दिए जाते थे। और ऑप्शन नंबर डी है, भारत में ब्रिटिश सामान का आयात किया जाता था और देश को दिन प्रतिदिन अधिकाधिक गरीब बनाया जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, भारत में ब्रिटिश सामान का आयात किया जाता था और देश को दिन प्रतिदिन अधिकाधिक गरीब बनाया जाता था। तो ये आपके ऑप्शंस थे। तो इसमें से जो सही ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात किया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं दिया जाता था। ये इस प्रश्न का सही जवाब है। चलते हैं इस प्रश्न की व्याख्या की ओर। व्याख्या में है कि भारत के वयोवृद्ध नेता, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है, के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम 1901 में प्रकाशित अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश सरकार द्वारा किए जा रहे भारत के आर्थिक शोषण का उद्घाटन करते हुए धन के अपवाह सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ की विस्तृत व्याख्या की। नौरोजी ने अपने विश्लेषण में यह निष्कर्ष निकाला कि अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग या देश के कुल राष्ट्रीय उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात किया जाता है। आगे है, जिसकी एवज में भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल या आय नहीं होती है। ज्ञातव्य है कि भारत के ग्लैस्टन के नाम से चर्चित दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सर्वप्रथम स्वराज की मांग उठाई थी। 1892 में दादा भाई नौरोजी को उदारवादी दल की ओर से ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुना गया। उन्होंने 1886 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की थी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? तो आपको बताना है कि इनके राजनीतिक
जो घटनाएं हैं इनके जीवन के, उनका कालक्रम क्या है। सबसे पहले क्या हुआ, चंपारण सत्याग्रह हुआ कि अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ कि खेड़ा हुआ कि असहयोग आंदोलन हुआ, ये आपको क्रम से बताना है कि पहले क्या हुआ। तो अगर हम लोग बात करें 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आते हैं और 1915 में ही उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में साबरमती आश्रम की स्थापना की। उसके बाद सन 1917 में राजकुमार शुक्ला के निमंत्रण पर बिहार के चंपारण जिले में, तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, 1917 में। तो जो पहले नंबर पे होना चाहिए वो होना चाहिए चंपारण, ये एक नंबर पे चंपारण। उसके बाद जो दूसरी घटना आती है वो अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल। दूसरी घटना अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल, तो ये दूसरे नंबर पे है, ये सही है। और उसके बाद 1918 में ये हुआ, फिर 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह होता है, लेकिन इसके बाद होता है 3, और फिर असहयोग आंदोलन 1920 और 1922 के बीच में होता है, तो ये होता है चौथे नंबर पे। तो 1, 2, 3, 4 इस प्रश्न का सही जवाब है। इसका ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो इस प्रश्न के जो ऑप्शंस हैं देखिए, ऑप्शन नंबर ए 2, 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी 4, 3, 2 और 1, और ऑप्शन नंबर डी 3, 4, 2 और 1। तो इसमें से जो सही क्रम है वो सही क्रम में दिया ही गया है। पहला चंपारण, दूसरा अहमदाबाद मिल हड़ताल, तीसरा खेड़ा सत्याग्रह, चौथा असहयोग आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। तो चलते हैं हम लोग अपने इस प्रश्न की व्याख्या की ओर। तो महात्मा गांधी जनवरी 1915 में, कब, 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए। 1915 में ही उन्होंने गुजरात में अहमदाबाद जिले में साबरमती आश्रम की स्थापना की। क्योंकि साबरमती की स्थापना जो है वो ऑप्शन में नहीं है। सन 1917 में राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर बिहार के चंपारण जिले में अंग्रेजी बागान मालिकों के द्वारा नील किसानों के शोषण के खिलाफ सत्याग्रह का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। तो सत्याग्रह वो कौन सा, ये चंपारण सत्याग्रह एक हो गया। उसके बाद यह गांधी जी का भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग था। इसके बाद फरवरी या मार्च 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल होती है। मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया महात्मा गांधी ने। दूसरी घटना हो गई 1918 में। उसके बाद इसी अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल का नेतृत्व करते हुए गांधी जी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल नामक सत्याग्रह के अस्त्र का प्रयोग किया था। इसके पश्चात 22 मार्च 1918 को खेड़ा, गुजरात में पड़ता है, खेड़ा में लगान वृद्धि रोकने के आंदोलन का सफल नेतृत्व किया था। तो खेड़ा सत्याग्रह हुआ 1918 में। मिल जो अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल है उसके बाद। असहयोग आंदोलन की अवधि 1920 और 22 थी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही उत्तर था हम लोगों को मिला था वो मिला था ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी, और ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था 1943 में सिंगापुर में। कब? 1943 में सिंगापुर में महात्मा गांधी को इन्होंने क्या कहा था? राष्ट्रपिता कहा था। वहाँ पे अस्थायी सरकार की स्थापना की तथा महात्मा गांधी को सबसे पहले उन्होंने राष्ट्रपिता कहा और महात्मा गांधी से आशीर्वाद की मांग की। तो चलते हैं इस प्रश्न की व्याख्या की ओर।
1943 ईस्वी में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने अस्थाई सरकार की स्थापना की तथा महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहते हुए उनसे आशीर्वाद मांगा था। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, नीचे स्थानों के जो युग्म दिए गए हैं उनमें ऐसा युग्म कौन सा है जिसके दोनों नगर लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित हैं, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए बंगाल और मद्रास, ऑप्शन नंबर बी बम्बई और विशाखापत्तनम, ऑप्शन नंबर सी अजमेर और शिलोंग, और ऑप्शन नंबर डी नागपुर और कलकत्ता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है, अजमेर और शिलोंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है, अजमेर और शिलोंग, अर्थात सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं इस प्रश्न की व्याख्या की ओर। व्याख्या कहता है कि राजस्थान का अजमेर शहर तथा मेघालय की राजधानी शिलोंग लगभग एक ही अक्षांश रेखा पर अवस्थित हैं। अजमेर तथा शिलोंग कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर भारत के 8 राज्यों से होती हुई गुजरती है, उससे ऊपर लगभग 26 डिग्री अक्षांश से स्थित है। एक ही अक्षांश पर अवस्थित होते हुए भी अजमेर तथा शिलोंग की वार्षिक वर्षा की मात्रा में सर्वाधिक स्पष्ट अंतर है। अजमेर सहित पूरे राजस्थान में देश की न्यूनतम वर्षा होती है, जबकि शिलोंग सहित संपूर्ण मेघालय राज्य पहाड़ियों से घिरे होने के कारण देश का सर्वाधिक औसत वर्षा वाला राज्य है। ज्ञातव्य है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा होने वाले 2 स्थान क्रमशः मासिनराम और चिरापुंजी मेघालय में ही स्थित हैं। तो जो सही जवाब है वो क्या है, अजमेर और शिलोंग दोनों एक ही अक्षांश पे स्थित हैं, वो 26 डिग्री अक्षांश पे स्थित है। कहाँ पे स्थित है, 26 डिग्री अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद दोनों की जो औसत वार्षिक वर्षा है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। ठीक, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ रैखिक प्रतिरूपण का है, क्योंकि मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूपण का है, क्योंकि आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए घाटियां कटकों की अपेक्षा ठंडी हैं, ऑप्शन नंबर बी कटक शिखरों पर पहुंचना सरल है, ऑप्शन नंबर सी कटक घाटियों की अपेक्षा ठंडे हैं, और ऑप्शन नंबर डी घाटियों में सघन वन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए है, घाटियां कटकों की अपेक्षा ठंडी हैं। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं इस प्रश्न की व्याख्या की ओर। व्याख्या में है कि भारत में पूर्वोत्तर स्थित मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्य रूप से कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्योंकि मिजोरम की घाटियां यहाँ के कटकों की अपेक्षा अधिक ठंडी हैं। तो घाटियां कटकों की अपेक्षा अधिक ठंडी हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड है? तो ये आप सभी जानते हैं, जम्बू द्वीप। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जम्बू द्वीप का खंड है। अब हम लोग पढ़ेंगे इस प्रश्न की व्याख्या। उत्तर हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैले हुए भारतीय उपमहाद्वीप को विविध नामों से जाना जाता है। बौद्ध ग्रंथों में भारत को जम्बू द्वीप कहा गया है, जहां पर ईसा पूर्व 3री शताब्दी में महान मौर्य वंश का शासन था। उल्लेखनीय है कि यूनानियों ने भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया, जबकि अनुश्रुति में राजा भरत के नाम पर इसे भारतवर्ष कहा गया। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है
जम्बूद्वीप, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, नीचे दिए हुए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। ये मानचित्र देखिए भारत का दिया गया है, औसत वार्षिक वर्षा इसमें दी गई है। भारत के रेखांकित भागों में जो वार्षिक वर्षा का माध्य है कितने से कितने तक घटता बढ़ता है। तो ये जो वाला जो क्षेत्र है, ये वाला भारत का, और ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो औसत वार्षिक वर्षा होती है वो 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। कहाँ से? 100 से 200 सेंटीमीटर तक। तो अगर हम लोग देखें तो आपका ऑप्शन जो पहला है वो 100 से 150 है, दूसरा 150 है, 150 से 200 है, तीसरा 200 से 250 है, और चौथा जो है ऑप्शन नंबर डी 250 से 300 सेंटीमीटर है। तो जो नज़दीकी आंसर है वो होना चाहिए। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में दिए गए भारत के औसत वार्षिक वर्षा मानचित्र को देखने से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त मानचित्र में रेखांकित भाग 100 से 200 सेंटीमीटर माध्य वर्षा प्रदर्शित करता है। अतः निकटतम विकल्प जो है ए सही उत्तर होगा। अब हम लोग बढ़े अपने अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए, नीचे दिए हुए जलवायु अवरोध पर ध्यान दीजिए। देखिए, अब ध्यान देना ये है कि यहाँ पे देखिए जो दाहक जलवायु है वो अगस्त मतलब कहाँ से? अगस्त, मई, जून, जुलाई, मई, अगस्त, जून। अप्रैल, मई, जून, जुलाई। देखिए यहाँ से देखिए, ये अप्रैल, मई, जून और जुलाई। अप्रैल, मई और जून, जुलाई में दाहक नाम का एक मानसूनी हवा चलती है, दाहक नाम का जलवायु क्या है? चलता है। तो ये बताना है आपको कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे अप्रैल, मई, जून, जुलाई में दाहक जलवायु चलता है। और फिर उसके बाद दाहक जलवायु और जुलाई और अगस्त की बात करें अगर, यहाँ पे जुलाई और अगस्त में क्या होता है? उमस होता है। इसको आप इसमें कर लीजिए, इसको आप इसमें कर लीजिए, दाहक जलवायु। और उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में इधर क्या है? दिसंबर तक शीत और नम होती है, जनवरी में और फरवरी, मार्च में जो फरवरी और मार्च है वो तीक्ष्ण हवा होती है। तो आपको ये बताना है कि ये जो मानसूनिक दशा है कि जो अप्रैल, मई, जून में दाहक जलवायु चलती है, जुलाई, अगस्त में उमस होता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक शीत और नम होता है, और फरवरी और मार्च में तीक्ष्ण हवाएं चलती हैं। ये आपको बताना है कि कौन सा ये क्षेत्र है, किस क्षेत्र के बारे में बता रहा है। तो आपके ऑप्शंस जो हैं, ऑप्शन नंबर ये है भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी है भारत का दक्षिण क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी भारत का मध्य केंद्रीय क्षेत्र, और ऑप्शन नंबर डी है भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र। तो ये जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, भारत का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। भारत का जैसे ये है, ये दक्षिण भारत है, ये पूर्वी भारत है, ये उत्तर है और ये पूर्व है। तो उत्तर पूर्व का क्षेत्र जो है उसके बारे में ये मौसमी दशाएं दे रही हैं। इधर ही ऐसा होता है कि जो जुलाई और अगस्त है उसमें उमस होता है, और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इस महीने में शीत और नम जैसी हवाएं होती हैं। तो भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है ऐसा जिसके बारे में ये बता रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं इस प्रश्न की व्याख्या की ओर। देखिए, प्रश्न में दिए गए जलवायु अवरोध
के आरेख के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि यह आरेख वर्ष के 12 महीने में भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की जलवायु को प्रदर्शित करता है। किस क्षेत्रों को? भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र को, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद क्या है? इन क्षेत्रों में अप्रैल, मई तथा जून में दाहक जलवायु, जुलाई तथा अगस्त में उमस भरी गर्मी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर व जनवरी में शीत और नम जलवायु, फरवरी और मार्च में तीक्ष्ण जलवायु पाई जाती है। ज्ञातव्य है कि जलवायु किसी क्षेत्र की लंबे समय तक की मौसम की स्थिति होती है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा इस प्रकार होती है। तो हमें बताना क्या है? एक मिनट जी, हमें बताना क्या है? हमें ये चीज़ बताना है कि जो मौसम विभाग ने जो स्पष्ट किया है कि वर्षा किसको कहेंगे, कितनी वर्षा हो रही है कहाँ पे, तो उस क्षेत्र को हम कहेंगे कि ये वर्षा वाला क्षेत्र है। ये पूछ रहा है कि कितना वर्षा एक घंटे में, मतलब 24 घंटे में कितना मिलीमीटर वर्षा होना चाहिए किसी क्षेत्र में। मान लीजिए क्षेत्र ए है, क्षेत्र बी है, तो इन दोनों में से अगर 24 घंटा में नापा जाएगा कि कितना मिलीमीटर वर्षा यहाँ हो रही है, कितना यहाँ हो रही है, तो मौसम विज्ञान ने तय किया है, एक क्राइटेरिया तय किया है, एक सीमा तय किया है कि अगर इतना वर्षा हो रही है तभी हम मानेंगे कि ये वर्षा वाला क्षेत्र है, अर्थात बरसात हो रही है। नहीं तो अगर उससे कम है तो हम मानेंगे कि नहीं, ये बरसात नहीं है, कुछ और है। ठीक है, तो आपके जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए 24 घंटे में 0.5 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर तक। ऑप्शन नंबर बी है 24 घंटे में 1.1 मिलीमीटर से 1.5 मिलीमीटर तक। ऑप्शन नंबर सी है 24 घंटे में 1.6 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर तक। और ऑप्शन नंबर डी है 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर से ऊपर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? 24 घंटे में अगर 2.5 मिलीमीटर से ऊपर बरसात हो रही है तो माना जाएगा कि वर्षा वाला क्षेत्र है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अपने व्याख्या की ओर। देखिए, मौसम किसी स्थान की अल्पकालिक यथा दैनिक या साप्ताहिक वायुमंडलीय अवस्था है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा निश्चित की गई कि दैनिक में रोज 24 घंटे वर्षा की न्यूनतम मात्रा 2.5 मिलीमीटर से ऊपर की वर्षा है, जिसे वर्षा वाला दिन कहा जाता है। 24 घंटे में अगर 2.5 मिलीमीटर या उससे अधिक वर्षा हो गई तो कहेंगे कि आज बरसात हुई है। अगर इससे कम हुई है तो ये हम नहीं कहेंगे कि आज बरसात हुई है, कुछ और कह देंगे, लेकिन कम से कम बरसात तो नहीं ही कहेंगे। ठीक है, मौसम विज्ञान ने ये स्पष्ट किया है। इससे कम वर्षा को मौसम विभाग की परिभाषा के अंतर्गत वर्षा नहीं माना जाता है। ज्ञातव्य है कि भारत में मौसम संबंधी सेवा सन 1875 में आरंभ की गई थी। तब इसका मुख्यालय शिमला में था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका मुख्यालय पुणे, महाराष्ट्र में लाया गया। अब भारत का मौसमी संबंधी मानचित्र वहीं से प्रकाशित होता है। ठीक, अब चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। ये देखिए टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, इसको आप मैनेज कर लीजिए। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है? पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी फास्फोरस। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम की मात्रा। इसमें जो राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी है, इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। इस प्रश्न का जो
व्याख्या है, व्याख्या की ओर चलते हैं तो पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में चूना कैल्शियम के लवण आधारित क्षारीय एवं लवणी प्रकार की होती हैं। अतः इस क्षेत्र की मिट्टी में कैल्शियम खनिज की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, ये हम जान चुके हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। निवेली ताप विद्युत संयंत्र का भरण किससे होता है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए गोंडवाना कोयला, ऑप्शन नंबर बी तृतीयक कोयला, ऑप्शन नंबर सी चतुर्थक कोयला और ऑप्शन नंबर डी कैम्ब्रियन कोयला। तो इस प्रश्न का सही जवाब है वो है तृतीयक कोयला, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। तो चलते हैं इस प्रश्न की व्याख्या की ओर। दक्षिणी भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित कोयला आधारित नवेली ताप विद्युत संयंत्र नवेली में ही सर्वाधिक पाए जाने वाले तृतीयक कोयले के तृतीयक श्रेणी के कोयले पर आधारित है। ज्ञातव्य है कि भारत में टर्शियरी युग का तृतीय श्रेणी का लिग्नाइट कोयला सबसे अधिक तमिलनाडु में नवेली में पाया जाता है। इसी लिग्नाइट कोयले की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता के कारण यहाँ पर ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है। ज्ञातव्य है कि देश का 98% कोयला प्राचीन गोंडवाना शैलों में तथा शेष 2% कोयला तृतीयक टर्शियरी युग चट्टानों में मिलता है। ये जो जानकारी है महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको आप याद रखेंगे। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारी जानकारी की वर्तमान स्थिति और संसाधन परिस्थिति को देखते हुए भारत निम्नलिखित में से किसमें 30 वर्ष तक आत्मनिर्भर रहेगा? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए टिन, ऑप्शन नंबर बी कोककारी कोयला, ऑप्शन नंबर सी तांबा और ऑप्शन नंबर डी पेट्रोलियम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कोककारी कोयला। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कोककारी कोयला। इसमें 30 वर्षों तक भारत आत्मनिर्भर रहने वाला है। चलते हैं इस प्रश्न की व्याख्या की ओर। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण विभाग के आकलनों के अनुसार भारत में कोयले का अनुमानित भंडार 17,633 करोड़ टन है, जिसमें 14,863 करोड़ टन गैर कोकीन कोयला तथा 2,770 करोड़ टन प्राथमिक अर्ध कोकीन कोयला है। कोयला उत्पादन के भंडार की दृष्टि से भारत का विश्व में छठा तथा एशिया में दूसरा स्थान है। इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है कोककारी कोयला। अगला प्रश्न है, यद्यपि सामान्यतः प्लूटो सबसे दूरस्थ ग्रह है, पर उसका परिभ्रमण पथ बहुत ही दीर्घवृत्तीय है, जो कि अन्य ग्रह के पक्ष को काटता है, अन्य ग्रह के पथ को काटता है। परिणामतः 1979 से आरंभ हुई 20 वर्ष की अवधि में प्लूटो सबसे दूरस्थ नहीं है, तो कौन सबसे दूरस्थ है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी शनि, ऑप्शन नंबर सी यूरेनस और ऑप्शन नंबर डी नेपच्यून। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है नेपच्यून, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। सौर मंडल के 9वें तथा सबसे छोटे ग्रह प्लूटो, जिसको यम या कुबेर कहा जाता है, की ओर क्लाइड टाम्बेग ने इसकी खोज क्लाइड टाम्बेग ने किया था। प्लूटो का परिभ्रमण परिपथ दीर्घवृत्तीय तथा नेपच्यून की कक्षा को काटता है, अर्थात वरुण की कक्षा को काटता है। इसी कारण
कभी प्लूटो तो कभी वरुण सूर्य के सबसे दूरस्थ स्थिति में होते हैं। सन 1979 से 1999 तक अर्थात कुल 20 वर्ष तक वरुण या नेपच्यून सूर्य से अधिकतम दूरी पर था, परंतु सन 1999 के पश्चात प्लूटो पुनः सूर्य से सबसे दूरस्थ स्थिति में हो गया है। अब प्लूटो की सूर्य से सबसे दूरस्थ रहने की स्थिति आगामी 228 वर्षों तक बनी रहेगी। प्लूटो का एक उपग्रह चारोन, तो प्लूटो का उपग्रह कौन है? तो प्लूटो का उपग्रह चारोन है, या चारोन क्या है? तो चारोन एक उपग्रह है जो कि प्लूटो का है। प्लूटो का एक उपग्रह चारोन है। ज्ञातव्य है कि 24 अगस्त सन 2006 को चेक गणराज्य के प्राग शहर में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के 75 देशों के खगोलविदों ने यह घोषित किया कि प्लूटो सौरमंडल का ग्रह नहीं है। अतः अब सौरमंडल में कुल 8 ही ग्रह होंगे। अब यह बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हम लोगों ने पाया कि नेपच्यून है, ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है खग्रास। क्या? खग्रास सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्रों में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि अर्थात जो पूर्ण सूर्य ग्रहण है, पूरी तरह से सूर्य पर ग्रहण लग जाता है, तो केवल सीमित भू क्षेत्रों में ही दिखाई पड़ता है। क्यों? इसका कारण क्या है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिप्रेक्ष्य की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाले चंद्र की छाया का आकार छोटा होता है। ऑप्शन नंबर बी है, पृथ्वी की सतह सपाट नहीं है बल्कि उसमें उभार और अवनमन है। ऑप्शन नंबर सी है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का तथा पृथ्वी के चारों ओर चंद्र का प्रक्षेप तथा पूर्णतः वृत्ताकार नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य की किरणें चंद्र छाया के अधिकांश परिधीय क्षेत्र तक पहुंच सकती हैं। तो ये चारों आपके ऑप्शंस हैं, आपको बताना है इसमें से सही उत्तर कौन सा है। तो जो पूर्ण सूर्य ग्रह है केवल सीमित भू क्षेत्रों से ही दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिप्रेक्ष्य की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्र की छाया का आकार छोटा होता है, इसलिए। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो चलिए इस प्रश्न की व्याख्या की ओर चलते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा की गतियों के कारण जब कभी सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पड़ता है। ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है तो इसे पूर्ण सूर्य ग्रह कहते हैं। पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिप्रेक्ष्य की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्र की छाया का आकार छोटा होता है, इसलिए पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र से ही दिखाई पड़ता है या में पड़ता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देख लीजिए, टेढ़ा मेढ़ा हो गया ये वाला भी। निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? इसमें से बताना है कौन सा खगोलीय वस्तु नहीं है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए पल्सर, बी भंगुर तारा, सी कृष्ण बीबर और डी क्वार्स। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। जो भंगुर तारा है इसको क्या किया गया है, इसको खगोलीय वस्तु में नहीं रखा गया है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या की ओर चलते हैं। तो याद रखिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी भंगुर तारा। तो इस प्रश्न की जो व्याख्या है वो देखते हैं। भंगुर तारा जैसे टूटा तारा खगोलीय वस्तु नहीं है। क्वासर्स, पल्सर तथा कृष्ण बीबर जिसको ब्लैक होल कहते हैं, तीनों खगोलीय पिंड हैं। क्वासर्स एक तारावत रेडियो विकिरण उत्सर्जक है जो 4 से 10 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है।
अब तक 600 से अधिक क्वासर्स ज्ञात हो चुके हैं। पल्सर एक खगोलीय पिंड है जो स्पंदन के स्वरूप में नियमित अंतराल में रेडियो तरंगें उत्सर्जित करता है। विशाल तारों का अंत कृष्ण बीबर के रूप में होता है। इसी ब्लैक होल की खोज के लिए भारतीय वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 ईस्वी में भौगोलिक या भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। भंगुर या टूटे हुए तारे का अस्तित्व अंतरिक्ष में नहीं होता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित स्थानों में से किनका मानक समय GMT के समान है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ये आपके जो देश हैं, जो स्थान है, पहला है आक्रा, दूसरा डबलिन, तीसरा मैड्रिड, चौथा लिस्बन। नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी 1, 3 और 4 तथा ऑप्शन नंबर डी 2, 3 और 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, देखिए, किनका मानक समय GMT के समान है? तो इसमें से जो मैड्रिड है, इनका मानक समय जो है वो GMT के समान नहीं है। तो जिस ऑप्शन में 3 होगा उसको हम लोग हटा देंगे। तो ये वाला ऑप्शन कट हो जाएगा, ये वाला कट हो जाएगा और ये वाला कट हो जाएगा। जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। देखिए, इंग्लैंड की राजधानी लंदन से होकर खींची गई काल्पनिक रेखा 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच मेरिडियन टाइम या GMT कहते हैं। इस रेखा के पूर्व की ओर प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर समय 1 घंटा बढ़ जाता है तथा ग्रीनविच रेखा के पश्चिम की ओर जाने पर प्रत्येक 15 डिग्री पर घंटा मतलब 1 घंटा समय पीछे हो जाता है। जब लंदन के ग्रीनविच टाइम में मध्याह्न के 12 बजे होते हैं तब आक्रा और डबलिन आयरलैंड की राजधानी है में समान देशांतर में ही स्थित होने के कारण दोपहर का 12 ही बजता है। परंतु मैड्रिड जो कि स्पेन में है, जो मैड्रिड है, तथा लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी में, इसमें 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में 15 डिग्री देशांतर पर स्थित होने के कारण दिन के 1 बजते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों में कोई विकल्प एकदम से सही नहीं है, फिर भी विकल्प सी को सही निकटतम उत्तर माना जा सकता है। तो चलते हैं फिर से प्रश्न की ओर। मैड्रिड और लिस्बन कौन कौन सा ये दिया है यहाँ पे। स्पेन की राजधानी मैड्रिड, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, ये जो दोनों ऑप्शन हैं वो यहाँ से कट किया जाएगा। लिस्बन और मैड्रिड ये कट किया जाएगा। आक्रा और डबलिन जो है, इन दोनों का समय GMT के समान है। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई कर दीजिए आप अपने से, 1 और 2। तो ये प्रश्न सही है। अब बाकी तो इस प्रश्न में अगर आपको लगाना होगा तो इस प्रश्न में आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4। ठीक, अब चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। कल्चर मोती का उत्पादन किस देश का महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है? तो जो कल्चर मोती का पालन होता है वो जापान में होता है। जापान का मुख्य कुटीर उद्योग है ये। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जापान। जापान इस प्रश्न का सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं इस प्रश्न की व्याख्या की ओर। कल्चर मोती उत्पादन की तकनीक का आविष्कार जापान की मिनीमोतो कोकीची में हुआ था। कहाँ?
मिनीमोतो कोकिची में हुआ था। तत्पश्चात जापान में कल्चर मोती उत्पादन वहाँ का महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग हो गया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जापान। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए, इसको पहले से हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे चित्र दिया गया है वो स्पष्ट नहीं है। तो पहले हम लोग यहाँ पे चित्र को देख लेते हैं। यहाँ पे जो है वो एक होगा, पेन थोड़ा सा पतला कर लेते हैं ताकि जगह मिल जाए लिखने के लिए। यहाँ पे जो एक है, ये वाला क्षेत्र है 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 3 और 4 आपको स्पष्ट दिख रहे होंगे, 1 और 2 नहीं दिख रहा था, 1 भी दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा था। ये हो गया, यहाँ पे स्पष्ट हो गया, अब दिख रहा है साफ साफ। अब इसको हम लोग अपने हिसाब से मोटा कर लेते हैं। अब देखिए, नीचे दिए हुए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। आप इस मानचित्र पर ध्यान से देखिएगा। देखिए नीचे क्या दिया गया है, मानचित्र में 1, 2, 3 और 4 अंकित देश क्रमशः यूं है, मतलब जो मानचित्र में 1, 2, 3, 4 है वो क्रमशः कौन कौन से हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले पे क्या है, दूसरे पे क्या है, तीसरे पे कौन सा देश है, चौथे पे कौन सा देश है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से आप जानते होंगे, इस वाले क्षेत्र को माना जाता है, मतलब जाना जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के सिंह के नाम से। इसमें जो ये सबसे किनारे वाला क्षेत्र देश है उसको कहते हैं सोमालिया। कौन, सोमालिया, सोमालिया के नाम से इसको जाना जाता है। लिख नहीं पा रहे हैं सही से, फिर से लिख दीजिए, सोमालिया। ये है सोमालिया, ठीक। सोमालिया जो है वो यहाँ पे दूसरे नंबर पे है। तो ऑप्शन में देखिए, दूसरे नंबर पे सोमालिया कहाँ कहाँ है। दूसरे नंबर पे सोमालिया ए में है और बी में है, बाकी इसमें नहीं है और सी में नहीं है। तो 2 ऑप्शन यहीं पे कट कर दीजिए, दोनों गलत है, सी और डी दोनों गलत है। अब फिर बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न को नहीं, फिर मैप देखते हैं। तो जो तीसरा देख रहे हैं हम लोग, तीसरे में यहाँ पे क्या है, तीसरा जो ये है, यहाँ पे कम से कम कांगो तो नहीं है। सबसे किनारे जो है तीसरे नंबर पे आप देख रहे हैं, जो बॉर्डर पे है, कांगो तो नहीं है, क्योंकि कांगो जो है वो अफ्रीका के मध्य में स्थित है। अफ्रीका के मध्य में स्थित है, तट वाला राज्य मतलब देश नहीं है। तो तीसरे नंबर पे कांगो तो नहीं ही होना चाहिए, क्योंकि तीसरा नंबर जो है वो कांगो नहीं है। तो कांगो किसमें, जिसमें तीसरे नंबर पे कांगो होगा वो ऑप्शन गलत होगा। तो आप देख लीजिए, तीसरे नंबर पे बी में कांगो है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया, बचा ए। तो आप देख लीजिए, पहले पे लीबिया है, ये लीबिया, ये सोमालिया, ये नाइजीरिया है और ये है जो नामीबिया है चौथे नंबर पे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर, ये आ गया, क्या आ गया, ये इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लीबिया, सोमालिया, नाइजीरिया और नाबिया, मतलब नामीबिया। बढ़ते हैं इस प्रश्न की व्याख्या की ओर। प्रश्न में दिया गया मानचित्र अफ्रीकी महाद्वीप का है। मानचित्र में 1, 2, 3, 4 अंकों से रेखांकित भाग अफ्रीकी महाद्वीप के क्रमशः लीबिया, सोमालिया, नाइजीरिया तथा नामीबिया देशों का प्रदर्शित करता है। लीबिया की राजधानी ट्रिपोली, सोमालिया की राजधानी मोगादिशु, नाइजीरिया की राजधानी अजूबा तथा नामीबिया की राजधानी विंडहोक है। मिस्र की राजधानी काहिरा, कांगो की राजधानी ब्राज़ाविले, सूडान की राजधानी खार्तूम, अंगोला की राजधानी लुआंडा, अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स, केन्या की राजधानी नैरोबी, घाना की राजधानी अक्रा तथा जाम्बिया की राजधानी लुसाका भी अफ्रीका महाद्वीप में ही स्थित है। अब आते हैं अपने इस प्रश्न की ओर। ये देखिएगा, इसको समझिएगा बड़े ध्यान से। इसमें आपको बताना है, देखिए पहला देखिए पेड़ है, दूसरा भी मतलब पेड़ है, वहाँ पे सीढ़ी लगा हुआ है, दूसरा देखिए घर बना हुआ है, तीसरा भी घर, चौथा भी घर। तो इन घरों को आपको देखना है ध्यान से। ये घर जो 4 प्रतिरूप दिए गए हैं, इनमें से कौन सा प्रतिरूप पिग्मी, जो पिग्मी जनजाति होते हैं, कौन सा,
जो पिग्मी जनजाति होते हैं वो पिग्मी जनजाति का घर कौन सा है। आपको बताना है कि कैसा घर होता है पिग्मी जनजातियों का। तो आपको बता दें कि जो पिग्मी जनजाति हैं, पिग्मी जनजाति पेड़ों की शाखाओं पर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? पेड़ों की शाखाओं पर रहते हैं। किसी भी तरह से जो सीढ़ी लगा हुआ है, अगर ये भी नहीं, ऐसे सीढ़ी नहीं बनाते होंगे तो किसी न किसी तरह से बनाते होंगे। पेड़ों की शाखाओं पे घर बना के पिग्मी जनजाति रहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए है। ये वाला जो है पेड़ पौधा जो है, ये इस प्रश्न का सही जवाब है। पिग्मी जनजाति इसमें नहीं रहते हैं, इस तरह का घर नहीं बनाते, इस तरह का घर नहीं बनाते हैं, वो पेड़ों पे रहते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है। चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। प्रश्न में प्रदर्शित जनजातियों के आवास प्रतिरूपों में पिग्मियों का निवास प्रथम प्रतिरूप है। कांगो बेसिन, युगांडा, दक्षिण पूर्वी एशिया, फिलीपींस, अमेटा तथा न्यू गिनी के जंगलों में पाई जाने वाली पिग्मी जनजाति पेड़ों की शाखाओं पर घर बना के रहती है। पिग्मियों की अर्थव्यवस्था का आधार आखेट शिकार करना है। विकल्प बी में दिया गया आवास प्रतिरूप अलास्का से ग्रीनलैंड तक पाई जाने वाली एस्किनो जनजाति का है। बर्फ के टुकड़ों से बना इसका घर इग्लू कहलाता है। विकल्प सी में दिया गया आवास प्रतिरूप झोपड़ी केन्या, युगांडा व टंगानिका में पाई जाने वाली मुस्साई जनजाति का तथा विकल्प डी में दिया गया आवास प्रतिरूप टेंट अरब प्रदेश में पाई जाने वाली बद्दू जनजाति का है। ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। जब दंपत्ति रक्षण की दर में वृद्धि हो रही हो तो क्या होता है? जब दंपत्ति रक्षण की दर में वृद्धि हो रही हो तो आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए, जन्म दर अवश्य ही घटेगी। ऑप्शन नंबर बी, जन्म दर तभी घटेगी जब दंपत्ति कम आयु के हों। ऑप्शन नंबर सी, मृत्यु दर अवश्य ही घटेगी। और ऑप्शन नंबर डी है शिशु मृत्यु दर अवश्य ही घटेगी। तो क्या है? जब दंपत्ति रक्षण की दर में वृद्धि हो रही हो तो जन्म दर तभी घटेगी जब दंपत्ति की आयु कम आयु के हों। जब दंपत्ति कम आयु के हों। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। व्याख्या कहता है कि जब दंपत्ति रक्षण की दर में वृद्धि हो रही हो तो जन्म दर तभी घटेगी जब दंपत्ति कम आयु के हों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें भारतीय उपमहाद्वीप के 4 महानगर जनसंख्या के दृष्टि से अवरोही क्रम में दिए गए हैं? अवरोही क्रम में इसको बताना है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 1993 का पेपर है। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं 1993 के पेपर के बारे में। लेकिन अभी की अगर बात कर लें, हम 2011 की जनगणना की बात कर लें, अभी 2021 की जनगणना की बात नहीं कर रहे हैं, हम 2011 की जनगणना की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें मुंबई आ जाएगा 2011 के अनुसार, और दूसरे नंबर पे दिल्ली आ जाएगा। दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा दिल्ली। और तीसरे नंबर पे आ जाएगा कोलकाता, और चौथे नंबर पे आ जाएगा कराची। चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा? कराची आ जाएगा। तो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, कराची। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, कराची इसमें ऑप्शन नहीं है। लेकिन क्या है कि ये पेपर है 1993 का। तो आज का ये आप याद रख लीजिए, 1993 का हमें देखना है। तो 1993 में क्या था कि 1993 में कलकत्ता बम्बई पहले स्थान पे था, दूसरे स्थान पे था कलकत्ता। दूसरे स्थान पे कलकत्ता था। तीसरे स्थान पे जो था वो तीसरे स्थान का जो नगर था बम्बई, कलकत्ता। तीसरे स्थान पे दिल्ली, चौथे पे कराची। तो तीसरे पे दिल्ली, चौथे पे कराची। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और कराची। तो इस प्रश्न का सही जवाब है उस समय के अनुसार ये। चलते हैं इस प्रश्न की व्याख्या की ओर।
देखिए, प्रश्न काल में मतलब 1993 में दिए गए भारतीय उपमहाद्वीप के शहरों की जनसंख्या का आरोही क्रम इस प्रकार से था: बम्बई, कलकत्ता, नई दिल्ली, कराची। जनगणना 2011 के नवीनतम आंकड़ों में दिए गए शहरों का आरोही क्रम इस प्रकार से है: मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता और कराची। तो ये हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। नया जनसंख्या बम का तात्पर्य है। नया जनसंख्या बम किसको कहते हैं? नया जनसंख्या बम जो शब्द है इसका तात्पर्य किससे है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए, तीसरी दुनिया में वृद्धों की जनसंख्या में वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी, तीसरी दुनिया में शीघ्रता से बढ़ रही नगरों की जनसंख्या। ऑप्शन नंबर सी, तीसरी दुनिया में बड़े पैमाने पर संकटजन्य प्रव्रजन। और ऑप्शन नंबर डी, सोवियत प्रव्रजकों की बाढ़। तो इस प्रश्न का सही जवाब है वो है तीसरी दुनिया में शीघ्रता से बढ़ रही नगरों की जनसंख्या। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तीसरी दुनिया में शीघ्रता से बढ़ रही नगरों की जनसंख्या को नया जनसंख्या बम कहा जाता है। इस प्रश्न की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। औपनिवेशिक शासन से मुक्त होने वाले नव स्वाधीन विकसित देशों को तीसरी दुनिया के नाम से जाना जाता है। तीसरी दुनिया के इन देशों में स्वास्थ्य सेवाओं तथा पोषण स्तर में सुधार होने से जहां मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आई है, वहीं इन देशों में जन्म दर स्थिर है। इसके फलस्वरूप इन देशों में नगरीय जनसंख्या में भी तीव्र वृद्धि हो रही है, जिससे इन देशों की नगरों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। इसी को नया जनसंख्या बम की संज्ञा दी जाती है। तो यही है नगरों की जनसंख्या में वृद्धि। तीसरी दुनिया की शीघ्रता से बढ़ रही नगरों की जनसंख्या की वृद्धि है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और ये बताना है आपको कि मूल अधिकार जैसे किस देश से लिया गया है, शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया है, ये चीज़ें हमें यहाँ पे बताना है। तो क्या है, सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? मूल अधिकार लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? ये जो है मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है मूल अधिकार। और शासन की संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से लिया गया है। किस देश से लिया गया है? इंग्लैंड से। तो शासन की संसदीय प्रणाली इंग्लैंड में जाइए। उसके बाद आपात उपबंध की बात करें, आपात उपबंध लिया गया है जर्मनी से। तो आपात उपबंध पे ये चौथा। और राज्य के नीति निदेशक तत्व बचा है आयरलैंड से लिया गया है। तो क्या होना चाहिए? देखिए, हम लोग अभी बढ़ेंगे कहाँ? अभी बढ़ेंगे ऑप्शन की ओर। पहले यहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, ए क्या है? ए के सामने होना चाहिए 2, ठीक। बी के सामने होना चाहिए 1। अब सी के सामने होना चाहिए, सी कहाँ है? आपातबंध 4 होना चाहिए। और डी के सामने होना चाहिए 3। तो देखिए 2, 1, 4, 3। अब हम लोग ऑप्शन में ढूंढेंगे 2, 1, 4, 3। ऑप्शन कहाँ गया? ऑप्शन तो हम लोगों ने जोड़ा ही नहीं है, इसमें छूट गया। चलिए, अच्छा ऑप्शन छूट गया, इसके लिए हमें बहुत खेद है। ऑप्शन यहाँ से छूट गया, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। ऑप्शन छूट गया, लेकिन हम लोग देख सकते हैं, इसको हम लोगों ने देख ही लिया है, क्योंकि हम व्याख्या देखेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा छूट कैसे गया। ठीक है, अच्छा छूट गया, इसके लिए हमें माफ़ कर दीजिए, लेकिन हम लोगों ने अभी देख ही लिया था। उस तरह का ऑप्शन जो प्रश्न का उत्तर था वो था ऑप्शन नंबर सी सही था। जहाँ से प्रश्न लिया गया है वहाँ पे सी सही था, वही था। ए के सामने 2 होना चाहिए, 2, 1, 4, 3। 2 मतलब ये ए से मिलेगा, ये बी से मिलेगा, ये
एक ABCD 1 2 3 4, इसमें 5 है। कनाडा फालतू में दे दिया है। चलिए अच्छा, चलिए इस हमको मतलब है यहाँ के व्याख्या से, व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। शासन की संसदीय प्रणाली यूनाइटेड किंगडम से, आपात उपबंध जर्मनी से, वाइमर संविधान से, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सही नहीं है। आपको बताना है कौन से कथन संविधान सभा के विषय में गलत दिया गया है। जो गलत होगा, संविधान सभा के बारे में जो चीज़ें गलत बताई जा रही होंगी, ऑप्शन में वही चीज़ सही होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए है, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ऑप्शन नंबर बी है, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। ऑप्शन नंबर, अरे यार ऑप्शन नहीं है, मतलब पहला कथन जो है वो है वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। दूसरा कथन है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। और जो कथन तीसरा है वह बहुदलीय निकाय थी। और चौथा जो कथन है उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। तो अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था, ये चीज़ जो बात है वो सही है। जब सही है तो इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं होना चाहिए। इस प्रश्न के अनुसार ये चीज़ गलत होगा। तो जिसमें 4 है उसको कट करिए, जिसमें 4 है उसको कट कर दीजिए। 4 इसमें है, 4 इसमें है। वह बहुदलीय निकाय थी, ये तो सही है, वह बहुदलीय निकाय थी। 3 तो होना ही चाहिए, 3 तो होना चाहिए क्योंकि ये सही है। वह बहुदलीय निकाय थी, 3 नहीं होना चाहिए। 1 2 3, 1 और 2, मतलब वह बहुदलीय निकाय थी, ये चीज़ सही है। ये दोनों चीज़ क्या है, सही चीज़ है। क्या है, ये दोनों सही हैं। संविधान सभा के बारे में दोनों सही हैं, लेकिन पूछ रहा है कि कौन सा गलत है। तो जो अगर रियल की बात करें, रियल बात करें तो ये दोनों सही हैं, लेकिन इस प्रश्न के अनुसार बात करें तो ये दोनों गलत हैं। 3 और 4 गलत हैं। तो जिस ऑप्शन में 3 और 4 हैं उसको कट कर दीजिए। तो जो ऑप्शन 1 है, ए है, वो सही है। 1 और 2 जो है वो गलत है, क्योंकि वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी संविधान सभा, ऐसा नहीं है। वयस्क मताधिकार पे स्पष्ट रूप से तो आधारित नहीं थी, मतलब डायरेक्ट वयस्क मताधिकार पर वोट नहीं दिया गया था कि जो 18 वर्ष के हो गए हैं वो वोट देंगे। वो विधानमंडलों द्वारा चुनी गई थी संविधान सभा, लेकिन विधानमंडल के सदस्य को वयस्क मताधिकार के आधार पर तो चुना गया था। तो इस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से वो था, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं था वो, ये गलत बताया जा रहा है उसके बारे में। जो गलत चीज़ है वही इस प्रश्न का सही जवाब है। तो ये दोनों इस प्रश्न का सही जवाब है। चलते हैं इस प्रश्न की व्याख्या की ओर। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधान सभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था। तो संविधान सभा के गठन का जो गठन हुआ था वो विधान सभा का उपयोग किया गया था। विधानसभा के सदस्यों ने वोट दिया था, तो प्रत्यक्ष निर्वाचक नहीं था, वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। तो जो ये वाला जो ऑप्शन है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं था। ये चीज़ संविधान सभा के बारे में नहीं बता रहा है, गलत बता रहा है। तो इसलिए ये सही होगा, 2 सही होगा। और अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, और वह निर्वाचन प्रारंभिक राज्य विधानमंडलों का जो स्तर था वयस्क मताधिकार द्वारा लिया गया था। तो चूँकि इनका जो चुनाव हुआ था वयस्क मताधिकार पे हुआ था, और इन्होंने चुन लिया संविधान सभा को। तो संविधान का सभा का निर्माण प्रत्यक्ष तो नहीं था, लेकिन वयस्क मताधिकार माना जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। तो यहाँ तक कि हमारे इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर से जो बाकी के प्रश्न हैं 1993 में पूछे गए जीएस के, उनको लेकर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।